हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान में राजनीति विज्ञान पार्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। ये सामाजिक विज्ञान में है 4 पार्ट: इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र। अब नागरिक शास्त्र के इकाई 3, नागरिक शास्त्र जो उसमें है वो इकाई 3 है। उसका चैप्टर 5वां है, 5वां चैप्टर जन संघर्ष और आंदोलन। इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जन संघर्ष, जैसा नाम से तो जन माने होता है जनता, लोग, संघर्ष, लोग संघर्ष करते हैं, आंदोलन करते हैं, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे जन संघर्ष हर सरकार में पाया जाता है, आंदोलन हर सरकार में होता है, चाहे वह लोकतांत्रिक सरकार हो या तानाशाही सरकार हो। दोनों में जनता अपनी बात को मनवाने के लिए, अपनी बात को मनवाने के लिए आंदोलन करती है। तो हम 2 देश का उदाहरण लेकर समझेंगे कि नेपाल और लैटिन अमेरिका का एक देश है बोल्विया, वाला एक नेपाल है, और लैटिन अमेरिका का एक निर्धन देश है बोल्विया। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो बोल्विया का युद्ध नहीं है, बोल्विया का संघर्ष। तो नेपाल हम देखते हैं। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना 1990 के दशक में हुई थी। जैसे नेपाल में राजा होते थे, राजा अपना शासन चलाते थे, लेकिन 1990 के दशक में वहाँ राजा एक औपचारिक प्रधान रह गए, और जो पावर था वो जनता में थी। जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती थी, और राजा जो वहाँ के थे वो एज ए राष्ट्रपति काम करते थे। तो 1990 के दशक में नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई, और आत्यांतिक राजतंत्र से संवैधानिक राजतंत्र के इस संक्रमण को, जो आत्यांतिक पहले राजतंत्र था तो फिर वहाँ संवैधानिक राजतंत्र हुआ, इस संक्रमण को राजा वीरेंद्र ने स्वीकार कर लिया। उस समय वहाँ के राजा थे राजा वीरेंद्र विक्रम बहादुर सिंह। तो उन्होंने जनता की बात को माना, और सरकार का कामकाज जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को दे दिया। वो चुने हुए प्रतिनिधि काम करते थे, और राजा औपचारिक रूप से शासन के देश के प्रधान थे। लेकिन वर्ष 2005 की फरवरी में राजा वीरेंद्र ने स्वीकार कर लिया, लेकिन उस समय एक ऐसी घटना हुई कि राजा वीरेंद्र की हत्या हो गई, और वर्ष 2005 में फरवरी में राजा ज्ञानेंद्र ने तत्कालीन प्रधानमंत्री को अपदस्थ कर सरकार को भंग कर दिया। राजा वीरेंद्र की जब हत्या हो गई, और हत्या में मतलब राजा ज्ञानेंद्र ने ही करवाया था, तो उनकी हत्या करने के बाद राजा ज्ञानेंद्र ने सत्ता पर अपने को काबिज कर लिया, और वहाँ की जो चुनी हुई सरकार थी उसको अपदस्थ कर दिया, उनके सारे अधिकार को छीन लिया, अपदस्थ कर, और सरकार को भंग कर दिया। कुछ दिनों तक तो वो शासन किए, लेकिन वर्ष 2006 के अप्रैल में एसपीए मतलब 7 पार्टियों का अलायंस था। एसपीए मतलब 7 पार्टी अलायंस, 7 पार्टियों ने मिलकर, उसमें नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी भी थी, ये सब ने मिलकर राजधानी काठमांडू में 4 दिन का बंद का आह्वान किया। राजा के खिलाफ, राजा के अधिकारों को समाप्त करने के लिए 7 पार्टियों ने अपना एक अलायंस बनाया, और काठमांडू में, जो काठमांडू क्या है, नेपाल की राजधानी है, काठमांडू में 4 दिन के बंद का आह्वान किया। तो उसमें कुछ बातों को राजा ज्ञानेंद्र मानने के लिए मान गए, लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां थी वो नहीं मानी। फिर 24 अप्रैल 2006 को
24 अप्रैल 2006 को राजा ज्ञानेंद्र ने कुछ मांगों को मान लिया और 24 अप्रैल 2006 को गिरिजा प्रसाद कोइराला के अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना गया। तो फिर वर्ष 2006 में वहाँ एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ जिसके प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला चुने गए। और फिर जब वहाँ का जो संसद बनी, जो संसद बहाल हुई, तो संसद ने राजा के अधिकारों को सीमित कर दिया, मतलब उनका सारे अधिकार छीन लिए और उनको औपचारिक प्रधान ही माने। फिर इस पर 2008 में वहाँ से राजतंत्र पूरी तरह खत्म हो गया। 2008 में राजतंत्र नेपाल से पूरी तरह खत्म हो गया। फिर वहाँ राष्ट्रपति का भी चुनाव हुआ और नेपाल एक गणतंत्र राज्य बना, गणतंत्र राज्य घोषित हुआ। और फिर 2015 में वहाँ संविधान बना और संविधान को वहाँ के लोगों ने अपनाया। तो हम देखते हैं कि नेपाल में जो आंदोलन हुआ वो राजशाही के खिलाफ हुआ, राजा के अधिकारों को समाप्त करने के लिए हुआ, वहाँ लोकतंत्र की स्थापना के लिए वहाँ जनसंघर्ष और आंदोलन हुआ। लेकिन जो बोलबिया में आंदोलन हुआ वह एक चुनी हुई सरकार के खिलाफ आंदोलन था, एक चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार के खिलाफ था। तो बोलबिया का संघर्ष क्या था? बोलबिया में लोगों ने एक कोचंबा शहर है वहाँ पर जो पहले जल पानी की सप्लाई होती थी वहाँ की नगर पालिका करती थी, पानी की सप्लाई वहाँ की नगर पालिका करती थी। तो पानी सस्ता लोगों को पीने के लिए मिलता था। लेकिन वहाँ के सरकार ने एक निर्णय लिया, वहाँ पानी सप्लाई का काम एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को दे दिया। और जो बहुराष्ट्रीय कंपनी आई तो उसने पानी का दाम 4 गुना बढ़ा दिया, पानी का दाम 4 गुना बढ़ा दिया। हमारा 250 बिल आता था तो 1000 महीना पानी का बिल लोगों का आने लगा, जिससे जनता वहाँ की बहुत नाराज हुई। और सभी पार्टियों ने मिलकर उसमें राजनीतिक दल, मानवाधिकार के संरक्षक लोग, कर्मचारी, डॉक्टर, इंजीनियर, सारे लोग मिलकर वो शहर में पूरा हड़ताल कर दिए, प्रदर्शन करने लगे। तो एक तरह बोलबिया के लोगों ने कोचंबा शहर में जल के निजीकरण के खिलाफ सफल संघर्ष चलाया। बताए पानी का मासिक बिल वहाँ ₹1000 आता था, जबकि वहाँ के लोगों का औसत तनख्वाह जो थी वो 5000 रुपये महीना थी। मान ली 5 रुपये महीना तनख्वाह 1000 पानी में दे रहे हैं, फिर कैसे काम चलता है? तो संघर्ष वर्ष 2000 जनवरी में सन 2000 जनवरी में सरकार ने कुछ मांगों को मानने मतलब वहाँ आंदोलन जब शुरू हुआ तो उस आंदोलन को दबा दिया। फिर फरवरी 2000 में पुनः आंदोलन शुरू हुआ। फरवरी 2000 में पुनः आंदोलन शुरू हुआ तो सरकार ने अपने पुलिस फोर्स को लगाकर फिर उसको दबाने की कोशिश की। लेकिन अंततः वहाँ के लोगों के सामने सरकार झुकी और बहुराष्ट्रीय कंपनी हुई शहर छोड़कर भाग गई। अब फिर पानी की सप्लाई वहाँ के नगर पालिका करने लगी। इस पर लोगों को अपने लोगों जो डिमांड था, जो मांग था वो पूरा हुआ। तो कहने का मतलब दोनों में 2 तरह का संघर्ष था। नेपाल में संघर्ष क्या हुआ कि वहाँ लोकतंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष हुआ, राजा के अधिकारों को समाप्त करने के लिए संघर्ष हुआ। अब बोलबिया में तो वहाँ लोकतांत्रिक सरकार थी, लेकिन पानी के दाम बढ़ने के कारण वहाँ लोगों ने संघर्ष किया और अपनी बात को मनवाया। तो संघर्ष करने में एक तो राजनीतिक दल होते हैं और एक दबाव समूह। दबाव समूह में मतलब जो संगठन है, जैसे हमारे शिक्षक संघ है, कर्मचारियों का संगठन है, जिस प्रकार विश्व हिंदू परिषद है, अखिल विद्यार्थी परिषद है, ऐसे छोटे छोटे ये लोग जो दल हैं इनको दबाव समूह कहते हैं। ये दबाव समूह जो होते हैं वो डायरेक्ट चुनाव भाग नहीं लेते, चुनाव भाग लेती है राजनीतिक पार्टियाँ, लेकिन ये दबाव समूह अप्रत्यक्ष रूप से सरकार पर और राजनीतिक दलों पर अपना दबाव बनाकर अपनी बात को मनवाने की कोशिश करते हैं। तो कर दबाव समूह और राजनीतिक दलों में अंतर क्या? राजनीतिक दल चुनाव के माध्यम से सत्ता प्राप्त कर अपने सिद्धांतों का क्रियान्वयन करते हैं। राजनीतिक दल होते हैं वो चुनाव के माध्यम से सत्ता प्राप्त करते हैं और जो अपने चुनाव घोषणा पत्र में
जिन बातों का उल्लेख करते हैं पहले चुनाव समय कि हम चुनाव जीतने के बाद ये करेंगे वो करेंगे, तो फिर वो घोषणा पत्र के अनुसार अपना काम करते हैं। लेकिन जबकि दबाव समूह प्रत्यक्षतः सरकार में शामिल होने के लिए चुनाव नहीं लड़ते। जो दबाव समूह है वो चुनाव नहीं लड़ते हैं, लेकिन ये राजनीतिक पार्टियों का सहयोग करते हैं। ये भी किसी न किसी पार्टी से जुड़े रहते हैं, तो राजनीतिक पार्टियां इनके माध्यम से अपना आंदोलन चलाती हैं। दूसरा, राजनीतिक दल सामान्यतः लोकतांत्रिक देशों की विशेषता है। जो राजनीतिक दल होते हैं वो सामान्यतः क्या होते हैं, लोकतांत्रिक देश की विशेषता, जहाँ लोकतंत्र है वहाँ राजनीतिक पार्टियाँ होती हैं। लेकिन दबाव समूह सभी प्रकार की शासन प्रणाली पाए जाते हैं, चाहे वो लोकतांत्रिक हो, अलोकतांत्रिक हो, तानाशाही हो, किसी भी शासन प्रणाली में ये पाए जाते हैं। जैसे शिक्षक, डॉक्टर, वकील आदि हमने बताया कि ये सब अपना अपना आंदोलन चलाते हैं। लेकिन जो दबाव समूह होते हैं ये अपने दल के लिए, समूह के लिए ही काम करते हैं। लेकिन राजनीतिक पार्टियाँ होती है पूरे मानव कल्याण के लिए काम करती हैं। तो इस पर जो हमारा चैप्टर 5 है जनसंघर्ष और आंदोलन समाप्त हुआ। धन्यवाद।